सो मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी मैं नोटिंग कराता हूँ प्लीज आप लोग नोट कर लिया कि बुक पे, किसी बाद में याद नहीं आने वाला। बुक पे ही लिखा कीजिए। अगर आपने लिखा होगा ना कि अगर आपने मान लो गुड्स, आरसिंग गुड्स के बारे में किसी अपने बुक में लिखा होगा, कर लेना, मैप होता रहेगा मैप, तो वहीं पे लिख दिया करो पेन पेंसिल से, ठीक है। सो अब आता है आपका आरसीएम ऑफ, सॉरी, हाँ, आरसीएम ऑन सर्विसेज। ये सर्विसेज। आपके सर्विसेज है, जहां पे कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपिएंट। कौन पे करेगा? इधर देखो, कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। सप्लायर कौन है? ये सप्लायर है, ये लाइन वाले सप्लायर है, ये लाइन वाले रिसिपिएंट है, और ये कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है। सबसे पहली बात देखिए यहां पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए। मैंने आपको बताया था जीटीए पकड़ने का क्या तरीका है, जो धर्म काटा पर्ची देगा वही जीटीए होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर टेम्पो से सवाल आना जाना, उस पर आरसीएम नहीं लगता। बट लोग क्या करते हैं, सेफर साइड से ऑडिटर भी बोलते हैं आरसीएम पे कर दो, ठीक है, क्योंकि इनपुट मिल रहा है तो पे करके खत्म करो ना। ये कहता है सप्लाई कौन कर रहा है? जीटीए सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है? जीटीए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट बीन नॉट पेड सेंट्रल टैक्स 6% इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू। देखिए एक सेकेंड, इससे जस्ट एक पेज पहले, ये नहीं मिल रहा क्या आपको? पीछे ही होगा, देखिए ना। और पीछे रही, नॉट पेड सर्विस। हाँ, और पीछे रही, और पीछे रही, आप 3 4 पे पीछे रही। नहीं मिला हो तो मुझे रुकवा दीजिएगा प्लीज। आइए पीछे आइए, और पीछे आइए, और पीछे आइए, आगे जाइए, ये रहा, शुरू हो गया। दोबारा समझिए, अगर जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जगदम्बा ट्रेवल, माँ दुर्गा ट्रांसपोर्ट, हनुमान जी ट्रांसपोर्ट, अगर वो किसी फैक्ट्री को सर्विसेज देते हैं, किसको? देखो पढ़िए, किसको दे रहे हैं? एनी फैक्ट्री, नेक्स्ट एनी सोसाइटी, ऊपर देखते जाइए, मैं गोला लगाते जा रहा हूं, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश्ड, एनी पार्टनरशिप फॉर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है? अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है तो नहीं लगेगा, क्योंकि बोला प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन द एंट्री सेल अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू। किसको? अगर आप मतलब गवर्नमेंट को देते हो, लोकल अथॉरिटी को देते हो, गवर्नमेंट एजेंसी को देते हो, ठीक है जी। अब यहां पे एक और ट्विस्ट है, ट्विस्ट समझिए। अगर जीटीए किसको दे रहा है? फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पार्टनरशिप फार्म को, रजिस्टर्ड पर्सन को, और एक सर्विस दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को। इस पे तो आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे लगेगा आरसीएम। क्लियर है? अगर जीटीए किसी फैक्ट्री को देता है, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के आदमी, राइट, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट को देता है तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा किसी को देता है तो उस पर आरसीएम लगेगा। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये जो जीटीए होते हैं ना, जीटीए के पास ऑप्शन होता है कि वो 5% पे करे या 18% पे करें। पहले 12% था, 22 सितंबर या 22 अक्टूबर में जीएसटी में चेंज हुआ है, तो ये 12% हुआ करता था। अब दोनों में चेंजेस क्या है? ये कहता है कि अगर जीटीए 5% टैक्स चार्ज करेगा तो इसके पास भी तो आईटी से हो सकता है, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। किसको? इसको। मैं आरसीएम से कॉन्सेप्ट से हटके बता रहा हूं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। मान लो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो कोई जगदम्बा ट्रांसपोर्ट है, वो ऑर्डिनरी सर्विस ले सकता है, प्रोफेशनल सर्विस ले सकता है, हो सकता है ट्रक परचेज किया हो। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर वो सामने वाले से 5% चार्ज करेगा, ठीक है, तो उसको जगदम्बा ट्रांसपोर्ट को इनपुट नहीं मिलेगा। दोबारा मैं नए पेज से सिरे से समझाता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सपोज करो यहां पे जगदम्बा ट्रांसपोर्ट है,
इसने इनको सर्विसेज दिया या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया, किसी को भी दिया, गुड्स पहुंचाया इनके बिहाफ पे, ठीक है, इन्होंने 1 लाख का बिल रेज किया, किसने? जगदम्बा ट्रांसपोर्ट ने। प्लस 18,000 रेज कर सकता है या 5,000 भी रेज कर सकता है। कौन? जगदम्बा ट्रांसपोर्ट। जगदम्बा ट्रांसपोर्ट के पास इनपुट हो सकता है, किस नेचर का हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई इनपुट उसके पास? मान लो जगदम्बा ट्रांसपोर्ट की 1 करोड़ की बिलिंग है, तो क्या इसके पास वो नहीं होगा? रेंट के लिए इसने ऑफिस नहीं लिया होगा? रेंट के लिए कहीं तो ऑफिस लिया होगा, या ट्रक में बैठ के काउंटिंग कर रहा होगा? नहीं नहीं, ऑफिस होगा, ठीक है। हो सकता है ट्रक परचेज किया, उसका इनपुट मिलेगा उसको। कंसल्टेंसी लिया हो, उसका हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो कि मैं जगदम्बा ट्रांसपोर्ट फर्नीचर भी उठाता हूँ, ठीक है, टेबल कुर्सी आदमी, सॉरी आदमी नहीं तो अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट कराएगा तो क्या उसका इनपुट हो सकता है? तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर भाई साहब आप 18% बिल पे चार्ज करोगे तो आपको इनपुट मिलेगा। अगर आपने अपने बिल में 5% चार्ज किया तो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। तो हाँ, कम रेट पे। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वालों के पास इनपुट टैक्स इनपुट होता नहीं है, मैक्स बहुत कम होता है। क्योंकि आप एक बार ट्रक तो एक बार लाइफ टाइम एक बार परचेज करेगा, रेंटल वगैरह एक छोटा सा ऑफिस ले रखा होगा, ठीक है। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां होती है उनके पास इनपुट बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है? इनपुट बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है? क्लियर है? डन। तो इनके पास ऑप्शन है, या तो वो 5% पे करें या 18% पे करें। अगर 18% पे करेंगे तो जगदम्बा वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका मिलेगा, 5% पे करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। तो 18% का फायदा है किनका? ये जगदम्बा जी क्यों फायदा है उनका? उनका तो नुकसान है। का। फायदा तो है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये कि इनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा तभी तो। इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, और अप्रैल से पहले एक फॉर्म होता है, वो अनिर्जत 5 6 7 होता है कोई, वो फॉर्म भर के गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वो इस साल 5% वाले हैं कि 18% वाले हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रक लिया तो मैं तो 18% चार्ज करूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इनको ऑप्शन इनको बताना पड़ता है। क्लियर है? तो अब सोचो, Yes. अगर जगदम्बा वाले ने, कहाँ गए हम? अब ऊपर चलते हैं, ये क्लियर है? ये तो अभी तो फॉरवर्ड चार्ज के पास राइट है कि वो 5 भी करता है, 18 भी। और अब सिंस ये आरसीए में कवर हो रहा है तो इसके पास राइट 0% का भी है। तो अब अगर इसने अपना बिल इनको दिया, 18% का दिया, तो इनको तो कोई इशू नहीं है, आरसीए पे करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुन लो, बताता हूं क्यों। लेकिन अगर इसने 5% का बिल दे दिया या 0% का बिल दे दिया तो इनको आरसीए पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पढ़ो दोबारा आप लोग ये लाइन, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर चलिए, ये देखिए क्या लिखा है, हु हैज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट 6%। मतलब अगर 6% से ऊपर चार्ज कर लेता है जीटीए वाला तो आरसीए नहीं लगेगा। अगर जीटीए वाले ने 0% का बिल दिया है या 5% का बिल दिया है, सिंपल अगर आप समझना चाहें, सिंपल लेमन लैंग्वेज में, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर है, किसी कंपनी के अकाउंटेंट है, तो अगर जीटीए वाले ने एट द रेट 5% का बिल देता है और एट द रेट 0% का बिल देता है, तो सीधा सीधा अगर आप इसमें फॉल करते हैं, फैक्ट्री, शॉप, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको आरसीएम पे करना होगा। करना पड़ेगा। आरसीएम पे करके आप इनपुट ले लोगे, दिक्कत थोड़ी ना है। खत्म। हम्म। क्लियर है? अगर लेकिन 18% मिलेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। क्लियर है? नोट डाउन करना तो कर लेना प्लीज, क्योंकि कल को तो भूल जाना है आप लोगों को अगर नहीं पढ़ोगे तो। क्लियर है जी? पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। Yes. पढ़िए। अरे वाह, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट
बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। ये कौन है? प्रोवाइडर। इंडिविजुअल कौन है? ये प्रोवाइडर, एडवोकेट प्रोवाइडर, सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एनी बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सिविल टेरिटरी। मतलब इंडिया में एनी बिजनेस हम्म। एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी का भी डेफिनेशन दिया होगा इन्होंने। हाँ। ठीक है, बिजनेस एंटिटी मतलब वो होते हैं जो रजिस्टर होते हैं, क्या 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होता है। ठीक है, नीचे डेफिनेशन होगा, अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए, अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट की बात कर रहा हूं मैं, या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म किसको सर्विसेज देती है? एनी बिजनेस एंटिटी को देती है, तो आरसीएम लगेगा। कौन सी सर्विसेज पे? ओनली लीगल सर्विसेज पे। लीगल अगर सर्विस। एडवोकेट ईएसआई पीएफ का फॉर्म भर रहे हैं, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। एडवोकेट नहीं। आईटीओ फाइल करके दे रहे हैं, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? नहीं। ये देखो, लीगल सर्विसेज मींस सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी। अगर कोई एडवोकेट आपके बिहाफ पे केस लड़ने जा रहा है और उसकी फीस ले रहा है, उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। एनी एडवोकेट, आपने कोई कंसल्टेंसी दी है, लीगल सर्विसेज की एडवाइस दी है, उसके ऊपर रजिस्टर लगेगा। एनी एडवोकेट पीएफ का रिटर्न फाइल कर रहा है, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। एनी एडवोकेट आपकी आईटीआर की रिटर्न फाइल कर रहा है, क्या उसके ऊपर आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर है? तो जो टोटल टोटल जो केस लड़ने वाला होता है उससे रिलेटेड होगा, जो लीगल एडवाइस होगा उसके ऊपर लगेगा। अब सबसे पहले एक बार नीचे आ जाइए, बिजनेस एंटिटी का डेफिनेशन नीचे दे रखा होगा, बहुत नीचे आइएगा, मतलब इसी पेज में। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, बिजनेस एंटिटी इसमें पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बिजनेस एंटिटी मतलब समझ रहे होंगे, सीधा रजिस्टर पर्सन। वही मैं देख ढूंढ रहा हूँ, एक बार होना चाहिए यहाँ पे, रुकना। वहां पे दिया हुआ है क्या, देखना, डेफिनेशन में जाना एक बार। डेफिनेशन में बिजनेस एंटिटी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ये बीच में कुछ टर्नओवर का आया था इसमें। ये क्या आ रहा है भाई? क्या बात, कैरेज से पढ़ लो ऐसा? ओके, हाँ समझ गया, मैं गैप समझ गया क्या है। मैं समझाता हूँ, देखो। यहाँ पे इन्होंने बिजनेस एंटिटी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग, एक होता है बिजनेस एंटिटी, एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने 20 लाख तक टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर 20 लाख का है। और उसने तक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो क्या आरसीएम लगेगा? आंसर इज यस। यस। क्योंकि यहाँ पे टर्म इन्होंने बिजनेस एंटिटी लिखा है। यहाँ पे कुछ कैश था, मैं उसको ना ब्लिंक करवा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इशू हो रहा है, रुक जाओ। एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी हमारा मतलब कुछ भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ वगैरह सब हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई बिजनेस एंटिटी है
और जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है। क्योंकि अभी ना हमारे साथ प्रैक्टिकल 2 साल पहले हुआ था, यहाँ पे हम फंसे थे। फंसे नहीं तो फिर हमने क्लाइंट को निकाला था यहाँ से, क्योंकि कुछ बड़ा बिल था, उसमें आरसीएम पे नहीं हुआ था। फिर हमने इसको डिटेल में स्टडी करी, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि देखो हर जगह इन्होंने लिखा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एनी बिजनेस एंटिटी। और डिफिनेशन क्यों नहीं दिया यहाँ पे? कंट्रोल F। सर इसमें नहीं ढूंढेगा, ये मैंने ट्राई कर लिया है। नहीं क्योंकि है ना ये इसमें? पिक्चर है, ये पिक्चर है। ओके। हाँ, ये टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, ये टेक्स्ट नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, पिक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है इसको। तो पिक्चर में से नहीं ढूंढ के देगा आपको। कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, एलएलपी हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, सिंस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एडवोकेट की सर्विसेज लेनी है तो आरसीएम पे करना पड़ेगा। और अगर आपने 20 लाख से नीचे भी हो तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। कई बार सामने वाला पार्टी क्या है कि अगर 20 लाख तक उसका टर्नओवर नहीं है, राइट, तो फिर भी वो एडवोकेट की सर्विस ले सकता है। आंसर इज यस। लेकिन गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, रजिस्टर्ड हो या ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपको आरसीएम लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, कि अगर जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो एडवोकेट की सर्विस लेता है हम्म, तो आरसीएम कैसे पे करेगा गवर्नमेंट को? हम्म, ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, पता करके बताना। क्वेश्चन दोबारा, अच्छा फिर से बोलो। क्वेश्चन ये है कि एडवोकेट ने सर्विसेज दिया जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, मतलब कंपनी है। अब कंपनी भाई 20 लाख तक उसका टर्नओवर नहीं है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, कुछ करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई। 20 लाख तक का तो राइट है ना उसके पास, कंपलसरी तो कहीं है नहीं। तो इसके ऊपर अगर आरसीएम लग रहा है तो ये गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करेगा? इस क्वेश्चन का इलाज है सेक्शन 23, पढ़ लेना। वैसे मैं पढ़ाऊंगा ही। सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, या 24 है, जहां पे कुछ चीजों को कंपलसरी किया होगा। तो जिसको भी अगर आरसीएम अप्लीकेबल तो पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वो वर्ड लिख देता तो फिर रजिस्टर ही हो जाता ना, फिर तो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। नेक्स्ट आता है, क्लियर है यहाँ पे? मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो कोई भी बंदा जो बिजनेस एंटिटी चला रहा है, तो उसको उसके ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा। लेकिन किस वाले पे? लीगल सर्विसेज वाले। ये ध्यान रखिएगा, लीगल वाले पे। अगर किसी ने वो दिया है, प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है, तो उस पर आपका आरसीएम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है, सर्विसेज सप्लाई बाय एन ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। आगे दोबारा, अगर किसी ट्राइब्यूनल ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी है, किसी बिजनेस एंटिटी को, ट्राइब्यूनल कौन होता है? आपके ये आईटीटी वाली जो फीस लगती है ना, जैसे आप लोग आईटीटी में जाते हो, जैसे कि ट्राइब्यूनल क्या होता है? कोर्ट होता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट, एक स्टेट लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो एक कुछ मिनिमल से फीस होती है, ठीक है? वहां पे अपने केस फाइल करने का मिनिमल फीस होता है। अगर वो फीस पे करोगे तो उसके ऊपर जो भी बिजनेस एंटिटी हो आरसीएम पे करेगी। क्लियर है? बोलो सर, आपने तो शेड्यूल खाने में बताया था कि इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि जजमेंट सुनाता है जज, वो दूसरी चीज है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अगर आप अपनी केस फाइल करते हो तो एक मिनिमम फीस लगता है कोर्ट में केस डालने का। तो वो जो फीस पे करोगे, अगर वो कंपनी ने फीस पे किया है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया था, हम एक बैंक की ऑडिट कर रहे थे। रिसेंटली बात है, 2021 में मैं बैंक का ऑडिट कर रहा था। तो उनके ऊपर लीगल केसेस तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जब लीगल केसेस की बारी आई तो हमने बिल निकलवाया कि दोनों आरसीए फॉलो करेंगे। एक तो एडवोकेट
एडवोकेट की फीस, और एक जो इन्होंने उसको फीस फाइल करने की फीस दी होगी, मतलब गवर्नमेंट कोर्ट में अपनी केस फाइल करने की फीस दिया होगा, तो दोनों निराग में आते हैं। तो अब मैंने बोला बिल दिखाओ। अब बिल तो गए थे 2.5 लाख की फीस जाती है, 1.5 लाख 2-2 लाख की फीस जा रही है। अब वो भी चालाक था, उसने क्या बोला कि 2 लाख के बिल में भाई 20,000 तो मेरी फीस है, ठीक है, 5,000 कोर्ट की फीस हो गई, 25,000 रुपए, जो बाकी 1,75,000 रुपए है वो मेरी फाइल चार्ज है, फाइल जो बनाई थी, जो प्रिंट आउट निकलवाए थे, और जो आपके बिहार पे जो लोग आए गए हैं वो बिल बन निकाला। तो अल्टीमेटली जो 2 लाख की है मुझे फिर 25,000 रुपये पे आरसी लगवाना पड़ा। ठीक है, तो वो बिल पहले निकाल रखा था उन लोगों ने, हालांकि जस्टिफाई वो नहीं कर पाए। तो जब जस्टिफाई नहीं करना तो हमने कुछ और, वो 25 बोला, तो हमने फिर जो जो भी एडवोकेट रहे होंगे, तो हमने एक वो गूगल सर्च निकाला कि इनकी फीस वगैरह कितनी है। तो हमें पता चला कि नहीं वो 1 लाख लेते हैं, 75,000 लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने 25 ले 75 या 1 लाख पे बना, फिर बाकी हमें देना पड़ा, क्योंकि कॉन्क्रीट एविडेंस तो वही था। क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर 2 लाख की फीस बैंक का मैनेजर अप्रूव कर रहा है, समझ रहे हो, तो उसने कुछ सोच के अप्रूव किया हो। तो हमारे पॉइंट में जो बिल था, जो प्राइमरी फेसी था, हमने उसके ऊपर उस पर आरसीएम पे करा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपए हो सकता है, वो 35 की जगह 5 आया हो, वो 25 की जगह 5,000 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बिल से पकड़ में आ जाता है, इसलिए बोलता हूँ जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट करें तो बिल जरूर चेक करें, बाउचिंग जरूर चेक करें कि उसके ऊपर क्या लिखा है। कई बार हमने एडवोकेट्स के बिल पकड़े, उस पर लिखा था कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब क्या कंसल्टेंसी, कह रहे पीएफ फाइल कराई थी, ले लो आप आरसीएम, ठीक है, नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। भाई यहां पे उन्होंने लिमिटेड कर दिया है कि कोई भी बंदा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है, किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, वो कंपनी जो सेक्शन 1956 में रजिस्टर हो रखी है, या 2013 में रजिस्टर हो रखी है, या बाहर की कंपनी है, मतलब जो कंपनी की नेचर है, सोसाइटी ट्रस्ट नहीं आता इसमें, मतलब कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसी बंदे ने अपने स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दिया है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को दी है, तो उस केस में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। अब आ जाइए बहुत इंटरेस्टिंग सा, सर्विसेज सप्लाई बाई कौन, वही शाबाश, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट रेंटिंग। रेंटिंग पे फॉरवर्ड चार्ज है, ये ध्यान रखना। फॉरवर्ड मतलब रेंट, अगर मान लो रेंट पे, और गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है वहां पे रेंट पे ले रखा है, तो वो तो 18,000 प्लस जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज सप्लाई बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, कैसे दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सर्विस स्पेसिफाई बिलो, सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में भी 15 रुपए प्लस जीएसटी लगता है अगर आप देखोगे तो, मतलब रेंट वाले पे लगेगा जीएसटी, पोस्ट की सर्विसेज में लगेगा, जो भी वेसल्स होती है, एयरक्राफ्ट होती है, उसका एयरपोर्ट से रिलेटेड होगा उसमें जीएसटी चार्ज खुद कर लेगी, कौन करेगा, गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, रेलवे, मालगाड़ी, तो उसमें जीएसटी खुद लगता है, ठीक है। बोलोगे सर आज तक तो हमने जो रेलवे की टिकट कराई है उसमें तो जीएसटी पे किया ही, अगर स्लीपर क्लास का है लगता है तो जीएसटी नहीं लगता, नहीं लगता है, नहीं स्लीपर होगा तो नहीं लगेगा, बोल तो रहा हूँ, एसी का बिल चेक करो, पता चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो आपकी स्लीपर क्लास तक है उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। इवन, अच्छा गवर्नमेंट और भी तो सर्विसेज देती होगी, सोचो जरा क्या क्या गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, गुड, उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन एसी वाले पे लगता है, तो वह चेक करना, एसी वाले को हटा रखा है उन्होंने, जो 25 रुपए की टिकट देते हो ना, वो इंक्लूसिव जीएसटी होता है। और अच्छा तुम तो फ्री वाले हो। अच्छा और देखो ना, और क्या क्या सर्विसेज होती है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस बहुत सारी होगी, सुकन्या योजना वाला, लेकिन वो भी एग्जेम्प्ट है, अभी एग्जाम्पशन लिस्ट पड़ेगी सेक्शन 11 में,
करीब 100, अप्रोक्सीमेट 83 या 85 सर्विसेज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की एग्जामिशन में आती है। ठीक है। लेकिन लाइसेंस की सर्विसेज, पैन कार्ड की सर्विसेज, आधार कार्ड बनाने की सर्विसेज, क्या एग्जाम्प्ट है? हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम्प्ट है। वहां पे कैसे एग्जाम्प्ट है? तो फिर सर किस पे आरसी लगेगा? मैं बताता हूँ आप लोगों का। कई जगह क्या है कि गवर्नमेंट ने ना उसकी एक लिमिट मान रखी है कि 1,000 रुपए से नीचे किसी की फीस है गवर्नमेंट की। जैसे अगर आप लाइसेंस बनाने की फीस देखोगे तो मेरे ख्याल से 500, 1,000 रुपए, 500, 750, साढ़े हम्म। 800, 900, 1,000 ऐसे है। उसके ऊपर अगर कुछ ऐड ऑन होता है तो वो लगते हैं फीस। वैसे अगर आप कोई भी अकाउंट खुलाने जाते हो सुकन्या योजना वगैरह, तो 25-30 रुपए का फीस लगता है। आधार कार्ड खुलवाने की 100 रुपए की फीस लगती है। तो ऐसे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज है। ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ करके उन सब पे आरसीएम लगेगा, लेकिन इनको छोड़ करके, क्योंकि जो रेंटिंग वाले हैं गवर्नमेंट खुद चार्ज कर लेगा। बाकी पोस्ट वाले पे गवर्नमेंट खुद चार्ज करेगा। वेसल्स की सर्विसेज, एयरक्राफ्ट की सर्विसेज गवर्नमेंट खुद चार्ज करेगा। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स वाले गवर्नमेंट खुद चार्ज कर लेगा, आपके टिकट के साथ जोड़ के ले लेगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज आएगी उसके ऊपर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। बोलो सर कौन सी सर्विस आ रही है? मैं बताता हूँ। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होते हैं। ठीक है। कई बार गवर्नमेंट कंपनी से कोई सर्विस लेते हैं, टेंडर ले लेते हैं किसी चीज का, कि सर मुझे यहाँ पे हम्म। खदान खोदने का राइट दिया जाए। खदान खोदने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं। तो वो तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है। कई जगह, अब जैसे इन्वेस्ट इंडिया जैसी कंपनी है गवर्नमेंट की, हालांकि इन्वेस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बट उनसे अगर कंसल्टेंसी पर आप लोगे तो वो सब चीजें इसके अंदर फॉलो करती है, बहुत सारी चीजें। ये अभी पकड़ में नहीं आती। अब जैसे एक दिन, हाँ, वो कल बता रहा था, एक यूआईएन सर्विस होती है। जैसे अब जीएसटी, इंडिया का बंदा तो जीएसटी में अपना पैन नंबर डाल के ले लेता है, जीएसटी नंबर। व्हाट अबाउट बाहर का बंदा? इंडिया के बाहर का बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास पैन नंबर तो होगा। तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, यूआईएन नंबर कहते हैं। अब यूआईएन नंबर क्या होता है? जब लेने हैं तो 20,000 की फीस लगती है, आई थिंक। मैंने कराया नहीं, बट मैं दोस्त से डिस्कस कर रहा था, वो बता रहा था कि यूआईएन नंबर जब लेते हैं ना तो गवर्नमेंट की फीस 20,000 रुपये जाती है। ठीक है। तो वो जो करोड़ों रुपए वाली कंपनी है, डिपार्टमेंट आया, कह रहा आपने इस 20,000 रुपये पर आरसीएम पे नहीं किया हुआ। ठीक है। तो वो उस वाले फीस पे आरसीएम ले गया। तो ऐसे ऐसे सर्विसेज यहाँ फॉलो करती है। नेक्स्ट आता है छठा, सर्विसेज सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कह रहा है सेंट्रल, पहले ऊपर वाले क्लॉज से तो हटा दिया था, नीचे वाले क्लॉज में डाल दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट वाली सर्विसेज देती है, रेंट अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देती है, तो आरसी में कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अभी अभी इंसर्ट किया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट है। र- जो घर किराया का था, रहने वाला घर, रेसिडेंशियल मतलब रहने वाले घर को अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे दिया आपने, तो कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट पर्सन। आफ्टर कोरोना क्या हुआ? लोगों ने घर में ऑफिस बना दिए। फ्लैट जिसमें रहते हैं, एक कोने में टेबल लगाया और बस वहां से ऑफिस चल रहा है। तो गवर्नमेंट कहता है अब उस पे आरसी पे करोगे। घर तो पहले था, अब तो आपने ऑफिस बना दिया। ये पकड़ में कैसे आता है? अगर ये किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेट डला हुआ है, डायरेक्ट पकड़ में नहीं आता ये, इनडायरेक्टली। आप किसी कंपनी का ऑडिटर हो, आप खर्चा क्लेम कर रहे हो रेंट का, इट हम्म। मीन्स हम्म। आरसीएम लगेगा। समझ में आ गया? कौन से वाले पे? अगर वो रेसिडेंशियल डवेलिंग नेचर का था तो। ठीक है। अब मान लो कमर्शियल है तो क्या करें सर? नहीं होगा भाई। मान लो कमर्शियल बंदा, उसकी 20 लाख से नीचे की नहीं मिलती, उसने रेंट पे दे रखा है शटर। अब 5 दुकान है, 8-8 हजार रुपए रेंट है, तो उस पर नहीं लगेगा क्योंकि वो कमर्शियल नेचर का है। अगर रेसिडेंशियल नेचर का है और वो पीएनएल में डला हुआ है, देन आरसीएम लगेगा। अगर कमर्शियल नेचर का है और पीएनएल में डला है तो आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट। पर ये तो उसी केस में होगा ना सर, जैसे अगर फर्ज करो इफ आई हैव अ हाउस, ठीक है, और वो जी, खाली पड़ा है और मैंने किसी बिजनेस को ऑफिस के लिए दे दिया, मतलब वो उसी केस में होगा ना, बिकॉज एंड दैट ऑफिस हैज टू बी रजिस्टर्ड आल्सो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। आप मैम ये रजिस्टर पर्सन मतलब आप क्या बोल रहे हो मैम? एक सेकेंड, आप कह रहे हो कि आपका फ्लैट है, खाली पड़ा हुआ है, आपने किसी रजिस्टर पर्सन को दे दिया। किसी फर्म को दे दिया, चलो ऑफिस खोलने के लिए, फर्ज करो, एक एग्जाम्पल ही है।
हाँ ठीक जी। है। हाँ तो हाँ। अब वो फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, एज इन मतलब इफ इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी, उनका जीएसटी यस है, या यस फिर यस। जीएन का जो अदरवाइज ही रजिस्टर्ड फर्म है, मे बी जीएसटी नहीं है तो उनको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर बोर्ड लिखा है। अच्छा, वो हम पीडीएफ एंटिटी नहीं लिखा है इन्होंने। तो अगर आपने अच्छा, अपना तो हम फ्लैट ये, दे दिया, आपने अपना फ्लैट दे दिया किसी टीनेंट को, और टीनेंट जीएसटी में हाँ रजिस्टर्ड है। अब मेरी बात सुनिए, दो यहाँ पे दो चीजें प्रॉब्लम आ हाँ रही है। अगर आपने अपना फ्लैट दे दिया हाँ किसी ऑनर को, इंडिविजुअल बंदा है, इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता है, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। हाँ अगर वो फ्लैट ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, और रजिस्टर्ड भी है, तो जीएसटी हाँ लगेगा, आरसीएम लगेगा। अगर वो फ्लैट हाँ पर्सनल यूज कर रहा है और जीएसटी में है रजिस्टर्ड, तो नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है। मैम का क्वेश्चन ये है कि हाँ मैंने अगर किसी बंदे को फ्लैट दिया, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और उस फ्लैट को बिजनेस पर्पज से यूज कर रहा है, तो क्या आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है ना। जीएसटी में जब तक वो ठीक रजिस्टर्ड है। नहीं हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज। सर्विस बाय वे ऑफ जी। रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो अदर ये आ गया देन कमर्शियल। रेंट, हाँ, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को। किसी को भी, ठीक है जी। किसी को भी। तो अब अल्टीमेटली आ गया कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, उस क्लॉज में कमर्शियल नहीं था, इस क्लॉज में कमर्शियल आ गया है। क्लियर है? तो अगर इन शॉर्ट में बता दूं पर्सन कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो और प्रॉफिट एंड लॉस में रेट आ रहा है और रेट पे जीएसटी पे नहीं किया है, उसमें फॉरवर्ड चार्ज नहीं पे किया है, तो आरसी पे पे करो, बात खत्म। और ये हाँ, कॉम्पोजिशन लेवी क्या है सर? मैं पढ़ाऊंगा उसको अलग से। अच्छा। नेक्स्ट सेक्शन 10 वही है। कंपोजिशन लेवी ये होता है मैम कि आप अपना 18% के लिए 1% टैक्स पे करो और नक्की पाओ, इनपुट नहीं अच्छा, मिलेगा। टीसीएस पर। हाँ, 18% की जगह 1% पे करो, नक्की पाओ, इनपुट नहीं मिलेगा। और अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो 18% की जगह 6% पे करो और नक्की पाओ। ना आपको R1 फाइल करने की जरूरत है, ना आपको 3 फाइल करने की जरूरत है, ना आपको रजिस्टर्ड 990 फाइल करने की जरूरत है, ना आपको ऑडिट करने की जरूरत है। लेकिन यस, आपकी सर्विस के केस में आपके पास लिमिट 60 लाख से पीछे होना चाहिए, साल में 60 लाख से ज्यादा सर्विस नहीं दोगे, और गुड्स के केस में 1.5 करोड़ से ज्यादा सामान नहीं बेचोगे। इट मीन आप स्मॉल टैक्स पेयर हो, तो आपके पास कंपोजिशन लेवी का राइट है। सेक्शन 10 में हम कल, मतलब नेक्स्ट क्लास सेक्शन 10 है हमारा, जो कि हम डिटेल में यही पढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है एनी सप्लाई बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फूड। मैम ये आपको एनी पर्सन से प्रमोटर, देखिए ये जो कई बार क्या हाँ होता है, ये सब जो आगे के जो सेक्शन है, लाइक आप खाली पूरा लैंड जमीन ले लेते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप फ्लैट बना के बेच देते हो, तो उसके ऊपर कंसिडरेशन कौन पे करेगा? आरसी कौन पे करेगा? प्रमोटर। हाँ नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लीज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर, देन प्रमोटर पे करेगा। प्रमोटर कोई नहीं होता, प्रमोटर वो होता है जो आप लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, बिल्डर, बिल्डर। ठीक है जी, बिल्डर। वो आरसी पे करेगा। नेक्स्ट आता है तो सप्लाई सर्विसेज सप्लाई बाय अ डायरेक्टर। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। अगर कोई डायरेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, उसको क्या देते हैं हम? रेम्युनरेशन देते हैं, सैलरी। अगर आपने उनको रेम्युनरेशन के अलावा कंसल्टेंसी देते हो, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, जी मैं सैलरी नहीं दूंगा, मेरे को ना प्रोफेशनल फीस दे दिया करो। फायदा क्या है इनकम टैक्स में? पढ़ा है आप लोगों ने, 50 लाख, सॉरी 75 लाख तक हाँ जी, 44 एडीए लेकर के एग्जाम्पल रहता है। 37 लाख में टैक्स हाँ पे करेंगे। और अगर सैलरी 75 लाख का है, तो सीधा 30% वाला क्लॉज लगता है, याद है आप लोगों को? हाँ तो कुछ जी। लोग कंसल्टेंसी क्या बोलते हैं, यार 50 लाख तो कमा ही रहा हूँ, उसमें भी 50 लाख पे अगर मैं 15 लाख का टैक्स, मतलब अगर आप 50 लाख अगर इनकम कमाते हो, तो 10 लाख के ऊपर 30% लगता है, मतलब 40 लाख के हाँ ऊपर 12 लाख रुपए, और दो तीन तो 14-15 लाख रुपए। तो इससे अच्छा गवर्नमेंट, वो क्या कहते हैं, मैं सैलरी की बजाय मैं कंसल्टेंसी ले लेता हूँ। कंसल्टेंसी में क्या होगा, 50 का आधा 25 लाख पे टैक्स पे करना है, तो टैक्स 5-6 लाख रुपए बच जाएगा उनका। तो अगर ऐसी चालू, अगर ऐसा चालूपंथी किया जाता है, ठीक है, या हाँ ऐसे लॉ का फायदा उठाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ, जो भी है, मतलब लॉ है तो बेनिफिट लेंगे ही इंडिविजुअल। तो अल्टीमेटली अगर कोई डायरेक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, तो कंपनी उनके बिल पे आरसीएम पे करेगी।
हाँ हाँ, वो 10, अगर मान लो 50 लाख पर मंथ का है तो 12 48 लाख, 4 लाख रुपए पर मंथ डायरेक्टर बिल देंगे कंपनी को। तो 4 लाख कंपनी डायरेक्टर को एज प्रोफेशनल फीस दे देगी, और 4 लाख का 18%, 72,000 रुपए गवर्नमेंट किसको देगी? कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को। क्लियर है? और उसका इनपुट ले लेगी। तो अल्टीमेटली इसका पहचानने का तरीका ये है कि अगर डायरेक्टर का 94J में टीडीएस कट रहा है, या फिर अदर देन 192 के अलावा किसी में भी टीडीएस कट रहा है, कमीशन भी ले सकता है भाई। ठीक है, कंसल्टेंसी भी ले सकता है, कमीशन भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है कि अगर 92 के अलावा किसी भी टीडीएस कट रहा है तो आरसीएम लगेगा। तो पहचानने का तरीका क्या है? अगर किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो या किसी कंपनी का ऑनर हो, मालिक हो, ऑडिट करने जाते हो, तो ये चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए। बोलोगे सर ये हमें क्यों सिखा रहे हो, हम तो अकाउंटिंग करेंगे किसी कंपनी का, हम तो बताएंगे नहीं। अरे आज नहीं बताओगे, 5 साल के बाद जब जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो इंटरेस्ट के साथ लेके जाएगा। तब कैसे अगर आज बताओगे? ही आप मालिक को बता दोगे सर इस पे लगता है, आप अपने, अगर आप हम पे विश्वास नहीं तो सीए से पूछ लो, हम अकेडमी में पढ़ के आए हैं, लॉ में ये लिखा हुआ है सर, एक बार पूछ लो। अदरवाइज 5 साल के बाद जब डिपार्टमेंट आके लेके जाएगा तो फिर वैल्यूएशन कैसे होता है आप सबको पता है, सिखा रखा है। ठीक है, इसीलिए उस दिन मैंने 15 मिनट बर्बाद किए थे अपने। 1 मिनट के बाद फिर से क्लास बंद हो जाएगी, दोबारा शुरू करेंगे हम लोग। जी सर। सर्विसेज सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। अब देखो यार, ये जो होता है ना कि इंश्योरेंस बेचने वाले आते हैं, याद है, आप लोग इंश्योरेंस बेच के जाते हैं तो भी कमीशन बनती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन कमीशन एजेंट को कहाँ पकड़ेगी यार, एक बात बताओ, कैसे पकड़ लेगी? आप लोग बोलोगे सर ये तो छोटा मोटा अमाउंट होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। जो आज से 20 साल पहले एलआईसी के साथ जुड़े होंगे ना, सोचो उनका कमीशन कितना आता है आज। घर बैठ के खा रहे हैं मस्त, कह रहे हैं 3 3 4 4 लाख रुपए कमीशन आता है पर मंथ का। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे ऐसे बंदों को हम कहाँ से पकड़ेंगे? तो जिसने कमीशन दिया है उसको पकड़ेंगे। आप आरसीएम पे कर दो, बात खत्म।